Started na? Recording started na, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Good afternoon, Tej. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो सर, तो बेसिकली सैलरी रिलेटेड इनकम टैक्स का क्लास है ना सर। तो इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी सैलरी रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्कशन रिसेंट पास्ट में किए हैं। अभी ना क्या करना है, सैलरी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना या फिर ओवरऑल क्वेश्चंस और कैसे कैसा हो सकता है उसका थोड़ा आइडिया लेना है। मेन मेन जो पॉइंट्स है ओवरऑल मैंने बात कर दिया, अगर कोई पॉइंट इधर उधर रह जाता है तो मैं वो बाद में आप लोगों को करवा दूँ। अभी मैं क्या करूँगा सर, अभी सैलरी में कुछ प्रैक्टिस करा के आज के क्लास में नेक्स्ट वीक से आप लोगों को दूसरे टॉपिक में बात करूँ, लाइक हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, हेड्स डिस्कस करना। तो चलो ठीक है, आज का क्लास भी सैलरी में ही होगा, तो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन कर, मेन पर्पस है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ठीक है, चलो अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आई होप स्क्रीन शेयर है सबको। हाँ सर। Yes, sir. जैसे ही मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ सर, आप लोग प्लीज ट्राई करना जवाब देने का। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो। चलो पेन कॉपी रेडी करो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड। ठीक है, जस्ट मैं रैंडमली उठाया, चलो देखते हैं कौन कैसा जवाब दे पाता है। सर सभी को क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये जो क्वेश्चन है सर, ये मोटा मोटी कंप्लीट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे जवाब देते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड on a monthly salary of 25,000 per month. Entertainment allowances and commissions 1,000 per month. Entertainment allowances कितना मिला है सर? 25,000 पर मंथ, सॉरी हाँ, entertainment allowances and commission 1,000 per month each, दोनों ही 1,000 टका करके दिया जा रहा है। The company provides him with the following benefits. कंपनी एम्प्लॉय को और भी कुछ बेनिफिट दे रहा है। कंपनी ओन्ड accommodation is provided to him in Delhi. Furniture costing 2,40,000 was provided on 1st August 2023. सर ये क्या टॉपिक है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है? फर्निश्ड है सर, थैंक यू। पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख on 1st July 2023 on which it charges interest at the rate 6.75% per annum. ठीक है, the entire loan is still outstanding, पूरा का पूरा पैसा अभी बाकी है। Assume SBI rate of interest on 1/4/2023 was 12.75% per annum. यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्सनल लोन दिया है, उसके लिए रेट मांगा है सर 6.75%। और सिमिलर काइंड ऑफ लोन अगर मार्केट से लेना होता और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस के हिसाब से जो रेट चलता है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है इंडिया में,
तो उसके हिसाब से 12.75% पर annum SBI का रेट चल रहा है, पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सस्ता दिया। पर्सनल लोन है ये। His son is allowed to use a motorcycle belonging to the company. कंपनी का एक मोटरसाइकिल है जो सन को मिला है। The company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1st May 2020 and the motorcycle was finally sold to him. उसको कंपनी ने बेच दिया 1/8/2023 में 30,000 टका। कंपनी ने सॉरी एम्प्लॉय जो है सर, उसने अपना प्रोफेशनल टैक्स पे किया 2,000 रुपीज। ठीक है। आपको पूछता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 assuming मिस्टर एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। माने वो बेसिकली 115 बीएसई को शिफ्ट आउट कर रहा है, माने 115 बीएसई अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो 115 बीएसई अप्लाई ना होने का जो सुविधा होता है उसको टैक्स बेनिफिट जितना होता है वो सब मिलता है सर। इसका असुविधा एक है कि इसमें सैलरी लेवल माने टैक्स लेवल हाई होता है, टैक्स रेट हाई होता है, बट बेनिफिट मिलता है। तो आप लोगों को इस आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है सर। कैसे करोगे? सभी ने क्वेश्चन पढ़ा सर? सभी ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा? यस और नो? अब चलो मेरे साथ साथ Yes, sir. इसको आंसर करने का भी कोशिश करो। तो सबसे पहले आप लोग ना, मैं फॉर्मेट वाइज कर रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे ड्रॉ करके करवा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं जस्ट डिस्कस कर दूंगा। क्या है ना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको करना क्या है, तो सिंपल आप एक हेडिंग करना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा सर? क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर के बारे में बोल दिया था 24-25, मैंने प्रीवियस ईयर क्या होगा? ये जितना सारा डेटा है सब 23-24 का डेटा है ना। हम लोग ये चीज बेसिक्स में बार बार बताते हैं कि असेसमेंट ईयर में टैक्स दे दो और प्रीवियस ईयर में इनकम करना पड़ता है। इसको मैं कैसे बोलता हूँ, कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में कमाओ। ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में कमाओ। तो आप लोग यहाँ पर अगर असेसमेंट ईयर लिखोगे तो 24-25 लिखोगे, और अगर प्रीवियस ईयर लिखोगे तो 23-24 लिखोगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस तरह का मिस्टेक भी नहीं करना चाहिए। तो फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर अगर लिखते हो क्या लिखोगे? 24-25 रिलेवेंट टू कौन सा प्रीवियस ईयर है? 23। अगर एग्जाम में 2 लिखोगे तो दोनों लिखो, और किसी एक को लिखोगे तो एक को लिखो, लेकिन जो भी लिखो सही लिखो। मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पे असेसमेंट ईयर कर दिया और असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर कर दिया, ऐसा बोलने से नहीं हो। हाँ, तो अभी बहुत काम सिंपल है। एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो और रुपीस का 2 बना सकते हो, 2 या 3 जो भी है। अगर 3 करोगे तो फिर वहां पर वर्किंग दिखा सकते हो, बट मैं 2 ही करता हूँ। तो सर पर्टिकुलर क्या कहता है? पर्टिकुलर में सबसे पहले तो बेसिक देना पड़ेगा ना, फॉर्मेट जैसे होते हैं। क्वेश्चन कहता है सर बेसिक कितना है? 25,000 पर मंथ। मंथली सैलरी कितना है? मंथली सैलरी कितना है सर? 25,000 पर मंथ। तो 25,000 अगर पर मंथ करके बेसिक है तो फिर कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 12। इसको आप आउटर में पुट कर सकते हो क्योंकि इसके साथ कोई एडजस्टमेंट और नहीं। जिसमें कमीशन मिला था इसको, क्या कमीशन सैलरी का पार्ट होता है सर? हाँ, क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस भी सैलरी का पार्ट होता है? क्यों?
लास्ट में तो डिडक्शन मिलता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या ये सैलरी नहीं है? अभी तो आएगा ना, अलाउंस का पार्ट में तो आएगा। तो 1000 टका पर मंथ कमीशन भी है और 1000 टका पर मंथ अलाउंस भी है। तो आपको क्या करना है सर, पहले कमीशन दे तो दे दो सर। तो कमीशन इज 1000 इंटू 12, ठीक है, 1000 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा सर? 12,000। सर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय के केस में आपको थोड़ा सा संभाल के करना है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट अलाउंस तो टैक्सेबल होता ही है। सरकारी एम्प्लॉय के केस में पहले टैक्सेबल करते हैं, बाद में एग्जेम्पशन। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या हो जाएगा, ये भी 12,000 टका टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कल ही मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा था। वैसे क्वेश्चन में ना कोई भी एक रहता है सर, या तो आरएफए दे देता है या तो एचआरए दे देता है। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि आपको आरएफए का भी कैलकुलेशन दे दिया, एचआरए का भी कैलकुलेशन दे दिया, ऐसा नॉर्मली नहीं करेगा, क्योंकि ये बेसिकली फिर कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। यानी एट ए टाइम में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को आरएफए भी देगा और एचआरए भी देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर कंपनी का खुद का घर होगा तो फिर एचआरए देने का मतलब नहीं है। अगर कंपनी का खुद का घर है तो फिर एचआरए देने का मतलब नहीं है, और एचआरए है तो फिर खुद का घर देने का मतलब नहीं है। तो नॉर्मली आप ये नहीं देखोगे कि एचआरए आरएफए दोनों मिल रहे हैं, या तो आरएफए मिलेगा या तो एचआरए मिलेगा। ऐसे ही ज्यादातर केस में आपको क्वेश्चन में देखने को। तो अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन का कहानी क्या बनेगा, ये आपको आप लोग मुझे कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पर एक काम करो, वर्किंग नोट बोल के लिख दो, वर्किंग नोट 1 बोल के, और आरएफए का कैलकुलेशन करके आप मेरे को बताओ सर कि आरएफए कैलकुलेशन इनका क्या बनेगा। बोलो सर। इसको घर मिला है सर दिल्ली में। कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली। फर्नीचर का कॉस्टिंग है 2,40,000 प्रोवाइडेड ऑन 1/8/2023। तो फर्निश्ड एकोमोडेशन मिला है, फर्निश्ड एकोमोडेशन मिला है। तो फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलने से आपको ये देखना है सर कि घर कौन से शहर में मिला है। 25 लाख के ऊपर का जनसंख्या है, तो 25 लाख के ऊपर का जनसंख्या वाला शहर में अगर घर दिया जाता है और वो भी फर्नीचर के साथ दिया जाता है, तो रूल क्या बोलता है? 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ सैलरी। और कुछ इसमें जुड़ता है सर? 15 प्लस फर्नीचर का कॉस्ट आएगा। देखो Yes, sir. फर्नीचर का कॉस्ट आएगा सर, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अच्छा, इसको फर्नीचर कॉस्टिंग 2,40,000 प्रोवाइडेड ऑन 1/8/23। कब प्रोवाइड किया गया? 1/8/2023 को। कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन, कंपनी का खुद का है और उसमें फर्निश्ड करके दे रहा है। तो कल हम लोगों ने जो प्रोविजंस पढ़ा था उसको एक बार गो थ्रू कर लो। देखो क्या था क्वेश्चन, ये है सर कि अच्छा घर किसका है, एम्प्लॉयर का है कि एम्प्लॉयर रेंट पे लिया है? एम्प्लॉयर का खुद का घर है, एक क्वेश्चन में बोला है कि घर एम्प्लॉयर का खुद का है। तो फिर इसमें आपको ये चेक करना चाहिए कि सिंपल आप देखो कि वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। इसमें बोलता है कि 15% ऑफ सैलरी अगर सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा हो एज पर 2001 सेंसस। तो दिल्ली ऑब्वियसली इस कैटेगरी में आ जाता है। अगर जनसंख्या 10 लाख 25 लाख से कम और 10 लाख से ज्यादा होता है तो 10% ऑफ सैलरी काउंट करते हैं, और अगर शहर अदर एरिया होता है तो 7.5% होता है। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इसमें
ये एक्चुअली नॉर्मल बात हो गया कि जब अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है इन केस ऑफ अनफर्निश्ड, लेकिन अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो क्या बोलता है सर? फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में बोलता है द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज डिटरमाइंड अंडर कॉलम 3 शुड बी इंक्रीज बाय, अंडर कॉलम 3 माने यहाँ पर ये वाला कॉलम 3 है ना, ये इसी को कॉलम 3 बोलता है। तो कॉलम 3 में जो तुमने कैलकुलेट किया, ठीक है, कॉलम 3 में जो तुमने कैलकुलेट किया शुड बी इंक्रीज बाय इफ द फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% पर annum of the cost of the furniture including television set, refrigerator, other household appliances, air conditioning plant or equipment or other similar appliances or gadgets, ये ऐड होना चाहिए। और अगर वो फर्नीचर हायर करके लेता है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेबल फॉर द सेम। तो आप मुझे बताओ ये जो हम लोगों का जो क्वेश्चन में जो केस बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बनेगा सर? इस पे अगर हम लोग फर्निश्ड करें तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली क्या बनता है, मतलब टोटल वैल्यूएशन क्या आएगा, ये मुझे आप मुझे बताओ सर। क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। जस्ट टेल मी कि क्या सिचुएशन बनेगा इसका। बोलो सर। कंपनी ने अकोमोडेशन दिया दिल्ली में 2,40,000 का, फर्नीचर दिया कॉस्टिंग 2,40,000 का, और घर दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? 15% ऑफ सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी काउंट कैसे करोगे? 15% ऑफ सैलरी, तो इसमें एक काम करो, वर्किंग नोट में लिखो वैल्यू ऑफ RFA अनफर्निश्ड वाला पहले करो। अनफर्निश्ड कैसे होता है? 15% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, फॉर द रेलिवेंट पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15% ऑफ, अच्छा हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सैलरी का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट इज बेसिक सैलरी है 3 लाख का, और कमीशन भी इसमें ऐड हो जाएगा, और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी ऐड हो जाएगा। तो कल सैलरी का मतलब भी पढ़े थे, है ना, कि RFA कैलकुलेट करने के टाइम पे सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या उससे एक्सक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो बेसिकली आपका ऐसा करो सर, 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000, तीनों ही सैलरी में ऐड होगा, उसका 15%, तो आपका बन जाता है सर 48,600। क्या ये आ रहा है कि नहीं, ये मुझे एक बार बताओ। 48,600 आ रहा है ना सर? ठीक यस है, सर। तो 48,600 आपका हो गया सर वैल्यू ऑफ RFA अनफर्निश्ड वाला। और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा क्या मिला सर? फर्नीचर मिला, तो उसका क्या हिसाब होगा? फर्नीचर जो मिला है 2,40,000 का, ये 2,40,000 पे 10% कॉस्ट ऐड होगा, और वो कितने महीने के लिए यूज हुआ है? अगर अगस्त में मिला है तो अगस्त से लेके मार्च तक का हिसाब करना है, कितना महीना होगा? अगस्त से लेके मार्च तक का, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स। तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 8/12, यही होगा ना? तो आप एक काम कर दो, इसमें ऐड कर दो वैल्यू ऑफ फर्नीचर 2,40,000 इंटू 10% इंटू 8/12, तो आपका हो जाता है सर, कितना होता है? 2,40,000 का 10% मैंने 24,000 इंटू 8/12, 16,000 होता है सर। यस सर। तो एट 48,600 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा? 64,600। तो ये 64,600 क्या है? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड क्या अनफर्निश्ड? फर्निश्ड। बस आपका इधर वर्किंग में काम हो गया ना?
जैसे वर्किंग में आपने 64,600 निकाल लिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आरएफए का नोट देके, सॉरी आरएफए का पॉइंट लिख के, वर्किंग नोट 1 लिख के आप सीधा एकदम आउटर में पुट कर दो 64,600। रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्निश्ड, ब्रैकेट में लिख दो फर्निश्ड। স্যার मिला? हाँ बोलो सर। স্যার বলছি যখন কোনো অ্যাকোমোডেশনের যখন ভ্যালু অ্যাড হয়ে যায় মানে ওই ফার্নিশড এর সঙ্গে, ওটাই কি অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি ফার্নিশড হয়ে যায়? হ্যাঁ অবভিয়াসলি, মানে ফার্নিশড অ্যাকোমোডেশনের ভ্যালু মানে কি, নরমাল আনফার্নিশড এর সাথে ফার্নিচার ऐड করলে তো ফার্নিশড হয়ে গেল না। नॉर्मली तुम अनफर्निश्ड का निकालोगे, फिर अनफर्निश्ड के साथ ऐड क्या होगा, जो फर्नीचर मिला है उसका ऐड होगा। और उसका एडिशन का नियम आप लोगों को मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ सर, বুঝতে পারলি নি? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, আনফার্নিশড মানে যখন ফার্নিচার থাকছে না তখন কি রুল হচ্ছে, আর যদি ফার্নিচার থাকছে তখন কি রুল হবে। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो पर्सनल लोन मिला है, ठीक है, पर्सनल लोन परक्विजिट है ना सर, मैंने कंपनी परक्विजिट क्यों है वो पहले दिखाना पड़ेगा कि कंपनी क्या एम्प्लॉय को एडवांटेज दे रहा है या नहीं। अगर एम्प्लॉय के हाथ में एडवांटेज है तो परक्विजिट है, अगर एडवांटेज नहीं है तो परक्विजिट नहीं है। इसके लिए आपको क्या चेक करना है, 5,12.75 के हिसाब से आपको लोन देना पड़ रहा था, मैंने मार्केट में था। आपका एम्प्लॉय आपको 6.75 के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना कर रहा है। और ये लोन आपको कब मिला है, 1 जुलाई को मिला है। तो आप हिसाब लगाओ कि सिर्फ जुलाई से लेके जुलाई 23 से लेके मार्च 24 कितना टाइम पीरियड होता है। ये 12.75 आपका मार्केट रेट है, एसबीआई का रेट लिया जाता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। एसबीआई का रेट लेना गवर्नमेंट का रूल है। तो अगर एसबीआई का रेट है 12.75 और एम्प्लॉयर आपको दे रहा है 6.75, इसका मतलब आपको एडवांटेज मिल रहा है कितना परसेंटेज का, हिसाब कर गोपाल, 12.75 माइनस 6.75, तो 6% का एडवांटेज मिल रहा है। ये 6% का एडवांटेज परक्विजिट है, और वो जितना मंथ के लिए होगा उतना मंथ का चार्ज होगा। तो कत হচ্ছে 22,500। हाँ सर, तो फिर आप एक काम करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, आप लोग सेम टू सेम वर्किंग नोट बना के लिख दो, या फिर क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हो। वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, ठीक है, हेडिंग कर दो ऐसे ऐसे में, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, ठीक है। इसका नोट बना के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली माने बेसिकली कैसे किया लोन, 12.75 माइनस 6.75 इंटू 9/12, कितना अमाउंट था, 5 लाख का, 22,500 টোটাল। 5 लाख पे था ना, 5 लाख, तो 5 लाख इंटू, इसमें पहले 5 लाख इंटू कर, 5 लाख इंटू 12.75 माइनस 6.75 इंटू 9/12, तो आपका बन जाता है 22,000, ठीक है। ऐसे इसको वर्किंग में देना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है ना, फॉर्मेट बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको वर्किंग में दो तो चलेगा, ज्यादा अच्छा चलेगा सर, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका, फिर सबाई এতটা করে নিয়েছে तो आरएफए हो Yes, गया, sir. पर्सनल लोन भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन बोलता है his son is allowed to use his motor car, ठीक है, his son is allowed to use मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल यूज कर रहा था कंपनी की तरफ से, उसका बच्चा यूज कर रहा था। फिर बाद में वो मोटरसाइकिल एक्चुअली कंपनी ने परचेस किया था 60,000 पे, 60,000 पे, और फिर बाद में वही मोटरसाइकिल उसी को बेच दिया 30,000 पे।
तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का परक्विजिट वैल्यू हो गया, क्योंकि कंपनी का मोटर कार अपने एम्प्लॉय को यूज करने दे रहा है। तो सर इसका मोटरसाइकिल का यूज का हिसाब कैसे बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, 60,000 का मोटरसाइकिल, 60,000 का मोटरसाइकिल। सर मोटरसाइकिल माने मोटर कार नहीं है, मोटरसाइकिल अलग है और मोटर कार अलग है। मोटरसाइकिल मूवेबल एसेट पे आता है, मोटरसाइकिल मूवेबल एसेट पे आता है, ठीक है। मोटरसाइकिल माने मोटर कार नहीं, कार माने तो 4 चक्का, ठीक है। तो मोटरसाइकिल हो जाते हैं मोटर, नॉर्मल मोटर कार, सॉरी मैंने नॉर्मल मोटर, ठीक है। इसका बस आपको क्या करना है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट और डिप्रिशिएटेड वैल्यू निकालना है, तो फिर आप आपका ये निकल सकता है। तो बेसिकली आप पहले मुझे इतना बताओ, 60,000 का 60,000 का नॉर्मली मोटरसाइकिल पे डिप्रिसिएशन लगता है सर 10%, है ना। नॉर्मली मोटर कार पे डिप्रिसिएशन इसका एक लिस्ट होता है, डिप्रिसिएशन किस एसेट पे कितना चार्ज होता है, इसका कैपिटल गेन पे एक लिस्ट होता है, तो आपको मैं बाद में ये शेयर करूंगा। तो इसमें 60,000 का कितने दिन के लिए यूज किया बोले तो, ये कितना दिन काम कर, कितना दिन काम कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन थोड़ा सा देख। His son is allowed to use motorcycle belonging to the company. The company had purchased this motorcycle for 60,000 on 1/5/2020। अच्छा, कंपनी ने बाइक को खरीदा 1/5/2020 पे, तो 1/5/2020, और फिर मोटरसाइकिल फाइनली इसको सेल किया गया 30,000 पे। एक्चुअली इसमें दो चीज आता है, एक मोटरसाइकिल का जो यूज चल रहा है उसका एक हिसाब करना है आपको, ठीक है, यूज ऑफ मोटरसाइकिल, इसका एक आपको हिसाब करना है, और दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये जो यूज ऑफ मोटरसाइकिल है और ये जो ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल है, इसके लिए आपको ना पहले ये वाला रूल एक बार मुझे बताना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक एसेट ट्रांसफर का एक रूल होता है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। जब किसी को एसेट ट्रांसफर किया जाता है, जब किसी को एसेट ट्रांसफर किया जाता है तो उसका कॉस्ट कैसे मेंटेन करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने कितने दाम पे लिया, माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, मैंने डिप्रिशिएट होगी क्या वैल्यू हुआ, माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से कोई भी पैसा अमाउंट रिकवर होता है तो उसको माइनस करते हैं। और एसेट ट्रांसफर पे देखो चीज बोला है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर होगा तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा 50% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज। 50% ऑफ WDV मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू माने क्या, आज के डेट में वैल्यू कहाँ पर है उसका 50%, अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसका 50% माना जाएगा परक्विजिट वैल्यू, कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज मैंने पर ईयर के हिसाब से, मैंने पर ईयर के हिसाब से, समझ रहे सर। मोटर कार के बारे में बोल रहे 20% ऑन WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज। मोटर कार माने कोई बड़ा गाड़ी, और एनी अदर एसेट के केस में बोलता है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर सच एसेट टू एम्प्लॉयर फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज ऑन SLM बेसिस, माने स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। तो इस केस में 60,000 का गाड़ी है, 10% पर एनम करके अगर मैं इसका परक्विजिट वैल्यू चार्ज करूं, कितना महीना यूज किया है सर, क्वेश्चन देखो एक बार। सर वो मई महीने में गाड़ी परचेज किया है और फाइनली इसको सेल किया है 1 अगस्त को। मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई, सोल्ड टू हिम ऑन 1 अगस्त। मोटरसाइकिल 60,000 करके 10% पर एनम के रेट में 3 महीना यूज कर रहा है। इस सन इज अलाउड, ये कब ज्वाइन किया है कुछ डेटा दिया है सर। हम्म।
हाँ मई में खरीदा है, लेकिन वो तो 1 मई के 2020 का बात है सर, और हम लोग तो 23-24 का कैलकुलेट कर रहे थे, उसके साथ इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, मैंने हम लोग 23-24 यूज कर रहे हैं, तो 23-24 में वो कितना महीना कर रहे हैं, तो आप अप्रैल से लेके अगस्त कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त का तो 1 तारीख में है ना सर, तो अगस्त का 1 तारीख मैंने पूरा मंथ तो यूज हुआ नहीं, तो अप्रैल यूज कर रहा है, मई यूज कर रहा है, जून यूज कर रहा है, जुलाई यूज कर रहा है, तो 4 महीना यूज कर रहा है ना, समझा कि नहीं सर, समझे ना, अगस्त का तो 1 तारीख में मिला है ना उसको, तो अगस्त का 1 तारीख तो पूरा मंथ यूज नहीं हो रहा है, तो फिर बेसिकली 60,000 इंटू 10% इंटू 4 करने से या 4/12 करने से भी आपको आंसर आएगा। कितना आंसर आ रहा है बोलो तो, आ गया, इस ओवर एज से रख दो 60,000 টাকা 10% 4/12 মানে 4 মাস यूज করছে। किसी को कोई डाउट है क्या इस पॉइंट पे? यस सर बोलो। হ্যাঁ বল। 2000 এসছে তো? হ্যাঁ 2000 এসছে তো, ওটাই জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পেরেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे, सिंपल इतना लिख दो, यूज ऑफ मोटरसाइकिल, ठीक है, यूज ऑफ मोटरसाइकिल, यूज ऑफ मोटरसाइकिल में सब यहीं पर दे दो सर, 60,000 इंटू 10% इंटू 4/12, ठीक है, तो आपका बन जा रहा है 2,000 টাকা। ये हो गया यूज ऑफ मोटरसाइकिल का कारण। अब दूसरा आता है सर ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, यानी एक ही मोटरसाइकिल फिर बाद में ट्रांसफर हो गया, तो क्या ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल में कुछ बेनिफिट है कि नहीं, ये आपको कैलकुलेट करना है। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल का बेनिफिट कैलकुलेट करना है, इसके लिए एक नोट बना लो सर, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट क्या होगा हम लोगों का 2, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो सर, यहाँ पर अगर करोगे तो डायरेक्टली करो ऐसे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट है गाड़ी का 60,000, माइनस करो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 कंप्लीटेड ईयर, कितना दिन गाड़ी यूज हुआ है, मई महीने में खरीदा गया है सर, तो पूरा 1 साल यूज हुआ, नॉर्मली 6 महीने से ज्यादा गाड़ी यूज होने से उसको 1 साल माना जाता है, 180 दिन से ज्यादा अगर कोई भी एसेट यूज हो जाए ना, उसको पूरा साल भर का यूज माना जाता है। समझ में आ रहा है सर? लेकिन टैक्सेशन ऐसा नहीं बात करता, जब पीजीबीपी करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। पीजीबीपी में आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि एक 6 महीने से ज्यादा होने से पूरा साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज करो, और पीजीबीपी से कम होने से, सॉरी 6 महीने से कम होने से 180 के कम होने से 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करो, आधा साल। ये आपको मैं पीजीबीपी में और क्लैरिटी दूँ। तो इसमें पहले तो ये मई में खरीदा है, ठीक है, लेकिन मई का इसका मतलब क्या, मई से लेके पूरा मार्च 2021 तक, फिर पूरा 2021 से लेके 22 तक, और 2022 से लेके 2023 तक, तो इसको पूरा पूरा का पूरा 3 कंप्लीटेड ईयर ही माना जाएगा। इसमें वो अकाउंटिंग वाला सर, इसमें तो 11 महीना हुआ है, पैसा वाला केस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 मंथ्स अप एंड डाउन के हिसाब से हिसाब होता है टैक्स में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे सर, 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 60,000 के ऊपर 10% इंटू 3 कंप्लीटेड ईयर, 3 कंप्लीटेड ईयर, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन में बोलता है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज, तो 3 कंप्लीटेड ईयर, तो इंटू 3 ईयर, तो आप हिसाब करके मुझे बता दो कितना हो रहा है, तो फिर परक्विजिट वैल्यू पता लग जाएगा आपको। एक्चुअली 60,000 माइनस कितना होता है, 60,000 माइनस 18,000, तो 42,000 हो रहा है ना, लेकिन तो फिर परक्विजिट कितना हो जाएगा, 42,000 माइनस 30,000, माने कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर,
जिस गाड़ी का एक्चुअल डिप्रिशिएट वगैरह करने के बाद जिसका वैल्यू 60,000 का गाड़ी का वैल्यू 42,000 हो रहा है, वही गाड़ी एम्प्लॉय को 30,000 टका में दे रहा है। तो जिसके लिए एम्प्लॉयर को 42,000 टका लेना चाहिए था, उसके जगह एम्प्लॉयर को 30,000 में दे रहा है। तो 42 का चीज अगर 30 में दिया तो फिर 12,000 टका का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला, है ना। 42 का चीज अगर 30 को दिया तो फिर 12,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला। इस 12,000 का बेनिफिट को एक्चुअली पार्क्विजिट कहते हैं। समझ में आ गया सर बात? समझ में आ गया ना बात? वही वाला बात यहाँ पर आप कंप्लीट करो तो फिर 12,000। तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल अमाउंट के घर में कितना आ जाएगा, ऐसे इसको आप वर्किंग नोट करके अलग से करो, मैं यहाँ पर दिखा दिया, बट आप इसको वर्किंग नोट करके ना अलग से करो। कितना है सर? 12,000 ना, 12,000। तो मोटरसाइकिल का भी खेल हो गया सर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल भी हो गया और यूज ऑफ मोटरसाइकिल भी हो गया। अब क्वेश्चन में और कुछ है कि नहीं थोड़ा देखना है। प्रोफेशनल टैक्स का एक हिसाब बोला है। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय अपने पॉकेट से दे रहा है कि एम्प्लॉयर दे रहा है? सर एम्प्लॉय अपने पॉकेट से ही दिया है, प्रोफेशनल टैक्स पेड कर चुका है 2,000 टका। तो सर ये प्रोफेशनल टैक्स क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेशनल के ऊपर एम्प्लॉय पे कर देता है, तो सैलरी हेड के अंदर इसमें एक बेनिफिट मिलता है सेक्शन 16 में। ये सेक्शन 16 का खेल मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझाने के टाइम पे बताया था सर, याद है ना? तो फिर ये जो टोटल करके आएगा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी ना। जो जो आइटम हो चुका है वो ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दो सर, और कुछ आइटम है नहीं क्वेश्चन में, जो जो था सब कर दिए। अब बस आप ग्रॉस सैलरी को ऐड करके बताओ कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है। चलो तो मेरा जैमबोर्ड किधर से इसे डिलीट हो गया, मेरे को समझ नहीं। हे भगवान। कुछ तो कटिंग वटिंग नहीं हुआ मेरे से, क्रॉस पे नहीं हुआ। हाँ करो, ग्रॉस सैलरी कितना हुआ सर? 4,25,100। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। इसमें से आपको क्या मिलेगा सर? लेस हो जाएगा विसर्जन के लिए। ऐसा होता है क्या? ग्रॉस सैलरी डिडक्शन कर दो। अंडर सेक्शन 16 है ना, इसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के हिसाब से क्या होता है? स्टैंडर्ड मिलता है। कितना मिलता है स्टैंडर्ड? 50,000। हर किसी को मिलता है सर, या तो 50,000 या फिर विच एवर इज लोअर। माने टैक्स लाइबिलिटी अगर इससे कम रहेगा तो 50,000 नहीं मिलेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी लिया जाता। और अगर टैक्स लाइबिलिटी इतना होता है तो फिर इतना ही लेना। समझ में आ रहा है सर? और अगर मान लो 40,000 का ग्रॉस सैलरी मिल रहा है मेरा, तो क्या मैं 50,000 डिडक्शन ले सकता हूँ? तब 40,000 आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। सो ना, अगर आपका आपका ग्रॉस सैलरी ज्यादा है तो फिर डिडक्शन आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो फिर इधर आपका आ जाता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। सेक्शन 16 सबसेक्शन
3 पी टैक्स पेड बाय, मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय ने पेड किया है, तो जितना पे प्रोफेशनल टैक्स तुमने पहले पे किया उसका तुमको डिडक्शन मिल जाता है। क्यों पी टैक्स का डिडक्शन क्यों दिया जाता है बोले तो, क्योंकि ऑलरेडी तुमने टैक्स पे किया, तो अगर आपको फिर से टैक्स पे टैक्स चार्ज करेगा तब तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। तो इसलिए पी टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया उसको आपको यहाँ पर सैलरी में डिडक्ट करने का मौका देता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एडवांस पे कर दिया था प्रोफेशनल टैक्स के हिसाब से, तो वो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाए। तो 4,25,100 से 52,000 माइनस हो जाएगा, तो 52,000 माइनस होने के बाद 52,000 माइनस होने के बाद आपका टोटल हिसाब कितना हो जाता है सर? इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाता है 3,73,000, है ना? सही है ना हिसाब गोपाल? किया कि नहीं किया? 3,73,100 सही है ना मेरा? 100 ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इसमें अगर टैक्स लायबिलिटी होता है तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज आपको टैक्स नहीं देना। अब मैं टैक्स लायबिलिटी आपके बीच में अभी नहीं जा रहा हूँ, बस इनकम फ्रॉम सैलरी में ही रह जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी जब सारा हेड हो जाएगा तब आपको टैक्स लायबिलिटी का भी हिसाब दिखा दो, वो 5% कौन सा स्लैब लगेगा क्या लगेगा। फिलहाल इसमें स्लैब लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लगा सकते हो अप टू 2.5 लाख नहीं होगा, 2.5 लाख से 5 लाख 5% होगा। मैंने एक्चुअली इसका एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा। अगर आप इस बंदे का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते तो क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगा? टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड और नॉर्मल प्रोविजंस, है ना? नॉर्मल रेजिम क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल रेजिम बोलेंगे? नहीं, डिफॉल्ट का है, डिफॉल्ट 115 BSE होता है। हाँ तो इसे वही तो बोल रहे थे, इसको ओल्ड नॉर्मल या ऑप्शनल, तीनों तीनों ही बोला जाता है। ऑप्शनल रेजिम, ठीक है? ओल्ड या ऑप्शनल, नॉर्मल वाला वर्ड हटा दो। ऑप्शनल रेजिम, तो इसका टोटल टैक्स मतलब नेट टैक्स कितना हुआ था, नेट सैलरी कितना हुआ था? ऐसे क्वेश्चन में बोला नहीं था, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। 3,73,100। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा? अप टू, इसका एज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला था? तो क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द एज। मिस्टर एक्स विद एबी लिमिटेड में काम कर रहा है, नहीं एज के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अगर एज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो मान लेंगे कि बिलो 60, ठीक है? 2.5 लाख एट द रेट नील, देन फिर ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख का एक लिमिट होता है, लेकिन 5 लाख तक जाना नहीं है क्योंकि इसका तो 3,73,100 पे ही बात खत्म हो रहा है। तो 2.5 लाख से 3,73,100 एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है? तो कितना हो जाएगा बताओ? 3,73,100 से 2.5 लाख माइनस करो, फिर उसके ऊपर 5% लगाओ। हाँ 61 3,73,100 माइनस 2.5 लाख माइनस करो, 1,23,100 उसका 5%, 6,155 ना? तुमने बोला 615, तो 6,155 बोला। मैं सोच रहा कि 615 कैसे आ सकता? 6,155 यानी 6,155, ठीक है? ये हो रहा है इसका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है? लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका ओवरऑल इनकम 5 लाख के अंदर है, और वो क्योंकि ओल्ड रिजर्व में सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? रिबेट। कितना मिलता है?
अप टू 12,500, ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में ये पढ़ाया गया था, ठीक है। बेसिक का क्लास जो है इनकम टैक्स का, उसमें मैं ये चीज डिस्कस किया था। 87A में रिबेट, रिबेट होता है सर 12,500 का। कितने का रिबेट होता है? 12,500। लेकिन 12,500 मैक्सिमम बिल, इसको तो लाइबिलिटी बन रहा है 6,155। तो 6,155 ज्यादा कि 12,500 ज्यादा? 12,500 नहीं दे सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं कि 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो इसका हो जाएगा 6,155 लोअर है, तो ये माइनस हो जाएगा रिबेट। तो अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है इसका, कुछ भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं भरना है सरकार के घर, सिर्फ टैक्स फाइल करना, नील रिटर्न फाइल करेगा और कुछ नहीं करेगा। हाँ यही करना है। पूरा पूरा एक्चुअली क्या करना होता है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये गवर्नमेंट का साइट होता है। यहाँ पर लॉगिन करके रजिस्टर करके, ठीक है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होते हैं वो भी अलग से रजिस्टर करते हैं, अदरवाइज कोई भी कर सकता है। जो भी आपका क्लाइंट होगा उसका आईडी पासवर्ड रेडी करके, आपको आप कौन हो उसके हिसाब से, आप यहाँ पर इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, सब यहाँ पर पहले से दे के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो क्लिक करो सैलरीड एम्प्लॉय पे, फिर गाइडेंस टू फाइलिंग टैक्स रिटर्न, टैक्स स्लैब्स देख लो। ये देखो मैं जो आपको अभी कराया, अप टू 2.5 लाख, ओल्ड टैक्स में क्या बोलता है, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%। अगर 115 BSc यूज करोगे तो खेल चेंज हो, ठीक है। अभी 115 BSc में भी बात नहीं करते हैं, बाद में जब मौका मिलेगा करेंगे बात, ठीक है। हाँ क्या, कौन सा तैयारी, नहीं समझा। हाँ करना है तो, ये तो अल्टीमेटली तुमको तो टैक्स लाइबिलिटी पूछेगा। ये तो सैलरी में देखो क्वेश्चन के, जब कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा उसमें टैक्स लाइबिलिटी भी पूछेगा, ठीक है। रिमेंबर तो करना ही है। ये ऑलरेडी मैंने बेसिक में एक बार करवाया, फिर मैं टोटल इनकम में फिर से करवाऊँ। अभी इंडिविजुअल चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो इंडिविजुअल चैप्टर में इतना टैक्स लाइबिलिटी पूछते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कोई भरोसा नहीं है, तुमको पूछ भी सकता है। जैसे नॉर्मली अगर सिर्फ सैलरी से पूछ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से पूछ रहा है, तो तुम्हारा नेट सैलरी कितना होगा या नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा वो पूछेगा। मतलब टैक्स लाइबिलिटी पूछेगा तो तुमको ये स्लैब वाइज करना है। तुम्हें अगर बेसिक का 2-4 क्लास सुनना तुमको समझ में आ जाएगा। बेसिक का 4-5 लेक्चर्स है, उसमें देखना मैंने बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इजी इजी क्वेश्चन। तो एक बार देख लेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली करना क्या होता है। अब बंदा सैलरी कमा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता है, पीजीपी भी कमा सकता है। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे काम तो वही है, रिटर्न फाइल कर। सरकार इतना मेहनत काहे कर रहा है, तो तुम्हारे सैलरी के बारे में जानने के लिए नहीं। सरकार मेहनत कर रहा है ताकि उनके तिजोरी में आप पैसा जमा कर। लेकिन सरकार ये भी सुविधा देता है कि अगर किसी का एनुअल इनकम 5 लाख के अंदर है और न्यू टैक्स के हिसाब से अगर 7 लाख के अंदर है, तो उसको सरकार के घर में एक्चुअल में कोई टैक्स नहीं देना। वो चाहे तो पूरा बचत कर सकता है, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और वो ये नहीं बोल सकते कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करूँ, नो, वो गुनाह हो जाएगा, वो गलत है। आपका इनकम 2.5 लाख क्रॉस करने से एज पर ओल्ड रिजिम, सर ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखो भाई कच्चा पैसा कमाओगे तो पता नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पक्का पैसा कमाओगे, लाइक बैंक अकाउंट के थ्रू से पैसा का सारा सोर्स दिखाते हो, तो सरकार को पता चल जाता है, ठीक है। तुम्हारे पैन कार्ड से तुम्हारा बैंक लिंक है, और तुम्हारे बैंक का डिटेल्स एक्चुअली बैंक अकाउंट में किसका कितना जमा हो रहा है, ये सारा चीज पे सरकार स्कैनिंग नजर रखता है। किसी के अकाउंट में किसी एक पर्टिकुलर डे में अगर 5 लाख 10 लाख से ज्यादा अचानक से पैसा जमा होता है ना, एक दिन में अचानक से 5 लाख आ गए, एक दिन में पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर डे में 10 लाख उसके अकाउंट में आ गए, वो स्पेशल नजर में आ जाता है, भाई कहाँ से आया 10 लाख,
क्या किया, फिर वो पूछेगा, उसको बैंक पूछेगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लिया, तो फिर बोलेगा कि भाई मैंने जमीन बेच के लिया। तो जमीन बेचा तो जमीन का कागज दिखाओ, कहाँ का जमीन बेचा, गाँव का जमीन बेचा कि शहर का जमीन बेचा। अगर गाँव का जमीन है तो फिर टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगा, एग्रीकल्चरल लैंड है। शहर का जमीन कैपिटल गेन टैक्स, नहीं तो वो पैसा फ्रीज कर देगा, उठाने नहीं देगा, तो उठा नहीं सकते जब तक टैक्स क्लियर नहीं हो। ऐसा नहीं है कि हमारा बैंक अकाउंट है वो कुछ भी डालते रहे। इसलिए देखना बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा मेंटेन नहीं करते, अलग अलग अकाउंट में करते हैं। क्योंकि बैंक में ज्यादा पैसा जमा करने से सरकार को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास, और तुम कच्चा में कमाओगे। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कच्चा में कमा के नॉर्मल लाइफ लीड करोगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। कच्चा कमा के, कच्चा कमाना माने क्या, कच्चा कमाने का मतलब होता है कि तुम कैश में कमाते हो, बैंक से नहीं। माने तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसा आता है सब बैंक में आता है, तुम बिल्कुल भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं करते, तब तो पक्का इनकम है। तब सरकार को पता भी चलेगा, जरूरत पड़े से टैक्स भी देना पड़े। लेकिन तुम चाहते नहीं हो कि सरकार को पता चले, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, बिना कैश का काम करना, माने कैश में काम करना पड़ेगा। और कैश में तुम कितना कमा रहे हो सरकार को तो पता नहीं है। लेकिन तुम कैश में काम कर रहे हो और बड़ा बड़ा बाड़ी बना रहे हो, बड़े बड़े गाड़ी में चढ़ रहे हो, तब तो सरकार कभी भी रेड मार सकता है तुम्हारे। भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में दाना पानी नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास करोड़ों का प्रॉपर्टी कहाँ से आए, कहाँ से कमाते हो। अगर सरकार को पता चला कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम इलीगल है, ठीक है, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम इलीगल है, और तुमने सरकार के घर में इतना कमाया, एक पैसा टैक्स नहीं दिया, तो इफ सरकार को लगेगा कि बहुत गलत किया तुमने, तो सरकारी नियम है इनकम टैक्स में, तुम्हारे इनकम का 78% सरकार छीन ले। कुछ नहीं छोड़े अगर तुम इनकम का सोर्स का पता नहीं दे पाओ। हाँ गलत है, गया। फ्रॉड अल्कोहल हो, फ्रॉड कुछ भी हो, पता लगेगा। अगर तुम खर्चा का हिसाब नहीं दे पाए, बिल्डिंग बना है, पैसा कहाँ से आया, सिंपल बात। ये जो नेता लोगों को पकड़ता है, नेता लोगों के पास, नेता लोग, मानो एमपी है, एमएलए है, एक एमपी एमएलए का सैलरी होता है सरकारी हिसाब से। जब तक एमपी एमएलए है, 5 साल के लिए है, तो 5 साल में उसके अकाउंट में सैलरी घुसेगी, ठीक है। उनको डेवलपमेंट के लिए जो काम दिया गया वो तो सरकारी तहवील का पैसा है, ट्रेजरी का पैसा है। उसका तो पूरा हिसाब किताब करके सरकार को बताना है कि भाई मैंने यहाँ पर नाली बनाया, मैंने यहाँ पर ड्रेन बनाया, मैंने यहाँ पर बाथरूम बनाया, ठीक है, लोकल एरिया में मैंने फुटपाथ बनाया, उसका तो अलग हिसाब। तो फिर तुम्हारे सैलरी के हिसाब से तुम करोड़ों का मकान तो बना नहीं सकते। तुम अगर 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी, पार्लियामेंट में हो तो थोड़ा ज्यादा, 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी, ठीक है। लेकिन जिसका सैलरी 2 लाख 3 लाख हार्डली है, तो क्या वो करोड़ों का घर कैसे बना सकता है, 10 करोड़ 20 करोड़ का प्रॉपर्टी कहाँ से बना सकता है, जमीन इतना कहाँ से खरीद सकता है। सिंपल बातें हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो किसी भी नेता को किसी भी मूवमेंट में पकड़ भी सकता है, उसका प्रॉपर्टी का हिसाब भी ले सकता है। अगर मानो कि वो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ नेतागिरी करता है, उसका कोई वो ना तो चार्टर्ड है, ना तो एडवोकेट है, ठीक है, ना तो टीचर है, कुछ भी नहीं है, ना तो इंजीनियर है, ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो पर्सनल लेवल में कुछ नहीं करता, तो फिर इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आए। प्रूफ दो। इसका मतलब अगर तुम प्रूफ नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब तुम सरकारी पैसा को इधर उधर करके बनाए। ये लोकल एरिया में नेता लोग दुर्गा पूजा में चांदा देता है, ठीक है, लोकल काउंसिलर देता है, लोकल पॉलिटिशियन लोग देता है। भाई तुम 1 लाख टका चांदा कहाँ से दे रहे हो, वो अपने पॉकेट से देता है, लगता है तुमको। हाँ, लोकल कोई भी प्रोग्राम, हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ा प्रोग्राम है, दूसरे एरिया में दूसरा कुछ पूजा पूजा, तो वहां पर जो वो नेता लोग आके पैसा देता है, वो किसका पैसा है, वो काउंसिलर है, मानो मानो कि वो लोकल एमपी है, एमएलए है। अगर अपने पॉकेट से दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा नेता हो। लेकिन वो अगर बहुत इधर उधर का पैसा दे रहा है, इसका मतलब समझ लो भाई तुम्हारा ही पैसा, मारा हुआ पैसा जो सरकारी तहवील का पैसा है, उसी पैसे से तुमको दुर्गा पूजा, तुम्हारा जो भी लोकल
प्रोग्राम है उसके लिए चांदा देके अपना नाम खरीद रहा है। लोग ये सब बात समझते नहीं है और सोचते हैं नेता हमारा कितना अच्छा नेता है। जो भी हो, समझ में आ रहा है सर? इनकम टैक्स ऐसा चीज है ना सर, आपको कहाँ का बात कहाँ लेके जा सकते। जो भी हो, मुझे इतना बताओ सर कि सैलरी का कंप्लीट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आइडिया हो रहा है सर? ये सबाई बुझते पारছে? यस सर, बहुत बाकी। হ্যাঁ স্যার। हेलो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ए बीटा लिमिटेड, ठीक है, furnishes you the following info for the year ended 31st March 2020. हाँ, वही चीज है, क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा। ये सब क्वेश्चन का मतलब क्या है? इन रियलिटी में कोई मिस्टर बालाजी होगा, कोई मिस्टर एक्स होगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड के पास आएगा, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आएगा, सीएस के पास आएगा, आके क्या पूछेगा कि भाई मेरा टैक्स लायबिलिटी फर्निश करो, कैलकुलेट करो, बताओ, और जितना हो सकता है कम करो, रूल में रहे। अब ज्यादातर केस में तो 3 जन ही करता है, और कई किसी किसी केस में कोई कोई लॉयर करता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑडिट का काम होता है जिसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं, सेक्शन 44A(b), वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड ही कर सकते। मैंने बेसिकली जो बिजनेसमैन है उनका जो बैलेंस शीट पीएल बनाना पड़ता है, उसका ऑडिट करवाना पड़ता है। बिना ऑडिट का वो पीएल बैलेंस शीट वैलिड नहीं माना जाता। मानो किसी को बैंक लोन का जरूरत है, ठीक है, अब बैंक बोल रहे जाओ 3 साल का रिटर्न फाइलिंग लेके आओ। सैलरीड पर्सन का तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बिल्डिंग वगैरह हाउस प्रॉपर्टी वाले का भी उतना भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मानो जो बिजनेसमैन है उसका इवन बिल्डिंग वगैरह जो बेचा गया है उसका भी तो प्रमाण वगैरह चाहिए होता है ना, तो उसका भी जो सेटअप, तो बेसिकली जो बिजनेसमैन है उनको बोला जाएगा भाई तुम्हारा एक पीएल बैलेंस शीट साइन कर दो। तो पीएल बैलेंस शीट का वैलिडिटी, तुम कुछ भी पीएल बैलेंस शीट बनाओगे उसको वैलिड नहीं मानेगा बैंक, तो बोलेगा भाई इस चार्टर्ड से टैक्स ऑडिट करवा के। तो वो टैक्स ऑडिट करेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, फिर उस पर साइन करेगा, दस्तखत करेगा, फिर जाके वो वैलिड हो, तब जाके बैंक उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानेगा। के बारे में बात करेंगे सर पीजीबीपी, पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। Mr. Balaji, employed as production manager in Beta Limited, furnishes you the following info for the year ended 31st March 2024. उसने अपना बेसिक सैलरी दिया है कि 31 अक्टूबर 2023 तक उसका सैलरी था 50,000 पर मंथ, और 1 नवंबर 2023 से उसका सैलरी हो गया 60,000 पर मंथ, मैंने इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, सैलरी ड्यू होता है और पे किया जाता है हर महीने के एंड पे। क्वेश्चन में और भी कुछ डेटा दिया है, पूछता है कि डियरनेस अलाउंसेस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी पेड इन अक्टूबर 2023 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ, ये भी दिया गया। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड माने आरपीएफ, किसके अकाउंट में दे रहा है? एम्प्लॉय के अकाउंट में। कितना दे रहा है? 16% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। और भी डेटा दिया, प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500, ऑफ विच 2000 वाज पेड बाय एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअल अमाउंट है 2500 का, उसमें से 2000 टका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जो पे तुमको करना चाहिए था, मैंने परक्विजिट्स है, मैंने परक्विजिट्स है, तुम्हारा पेमेंट एम्प्लॉयर करे तो परक्विजिट्स। Facility of laptop and computer was provided to Balaji for both official and personal use. Cost of laptop 45,000. Computer का cost है 35,000. Acquired by the company on 1st December 2023. मोटर कार, सर ये मोटर कार है, नॉट मोटरसाइकिल। हाँ, मोटरसाइकिल मूवेबल एसेट में होता है, और मोटर कार मैंने वो 4 चक्का जिसमें इंजन का सीधे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मोटर बाइक और मोटर कार का डिफरेंस को क्वेश्चन में समझने का कोशिश करना। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन दे दिया 1.60 लीटर, मैंने 1600 सीसी से ज्यादा है, एक्सीड बोला है। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फ्रॉम 1 नवंबर 2023, मीन्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, मैंने मिक्स पर्पस, मैंने पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट। रिपेयर एंड रनिंग मेंटेनेंस कौन चला रहा है? 45,000 फ्रॉम 1/11/23 से लेके 31 मार्च 24 तक, पर फुल्ली मेड बाय एम्प्लॉयर।
गाड़ी किसका? एम्प्लॉयर का। खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। ठीक है, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का। यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। कैसे यूज कर रहा है? पार्टली। मोटर कार हुआ सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, मैंने शॉफर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वो खुद ड्राइव कर रहा है। ठीक है, मैंने 900 का खेल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सर? इतना सारा चीजें बोला है। लीव ट्रैवल कंसेशन, इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, वो घूमने के लिए जाने का खर्चा देता है कंपनी। लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय टूर वगैरह में, हाँ हाँ, लीव ट्रैवल, आपको साल भर में एक बार घूमने जाते हैं उसका, तो उसमें टैक्सेबिलिटी का एक हिसाब है। लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एंड एग्रीड 7 एंड ट्विन सन्स एज 3। ठीक है, क्या बोले सर? लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, उसमें से एक डॉटर है जिसका एज है 7 साल का, और बाकी 2 सन है, ट्विन सन्स है, जिसका एज है 3। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमी क्लास का जितना होता है रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर इज 30,000 फॉर एडल्ट्स एंड 45,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। Balaji is eligible for availing exemption this year to the extent in its permissible in law. Compute the salary income chargeable to tax in the hands of Mr. Balaji for the assessment year 24-25, assuming he exercises the option of shifting out of default tax. ठीक है, डिफॉल्ट माने 115 बीएसई अगेन बालाजी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने बालाजी एक्चुअली शिफ्ट आउट करता है 115 बीएसई से, तो शिफ्ट आउट करके कहाँ जाता है सर? शिफ्ट आउट करके कहाँ जाता है? नॉर्मल में चला जाता है। नॉर्मल माने ऑप्शनल रिजीम में। ठीक है, अच्छा, इसमें बाकी पॉइंट के बारे में तो आप लोगों को आइडिया है, शायद आप लोगों को यहाँ पर आइडिया नहीं है लीव ट्रैवल कंसेशन का। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा लीव ट्रैवल कंसेशन का एक बार थोड़ा सा आपको कहानी बता देता हूँ। जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन का हिसाब किताब नॉर्मली कैसे देखा जाता है। हाँ, मतलब 23-24 माने जो अभी मार्च खत्म होके अप्रैल गिर गया ना सर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर खत्म हो गया और असेसमेंट ईयर चालू हो गया। ठीक है, तो जब किताब में लिखा, अभी आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे नवंबर दिसंबर में, तो उस टाइम पे असेसमेंट ईयर क्या चलेगा? 24-25 चलेगा, और प्रीवियस ईयर क्या चलेगा? 23-24 चलेगा। तो इसीलिए वो किताब इसीलिए एप्लीकेबल है। हाँ, अगला साल फिर बदल जाएगा। उसमें क्या क्या छोटा छोटा चेंजेस रहता है ना, टैक्स रेट चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो वो चेंज उसमें आ जाएगा। इसलिए इनकम टैक्स क्या बहुत अपडेटेड है सर। छोटा छोटा चेंज मिस्टेक हो जाता है कि भाई ये इसमें बदलाव आ गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो वो बदलाव, कॉन्सेप्ट सेम रहता है बट वो चेंज आपको याद करना पड़ता है। ये देखो सर, लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में मैंने शायद पहले डिस्कस नहीं किया, तो मैं कर देता हूँ। तो लीव ट्रैवल कंसेशन क्या बोलता है? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन ए ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। अरे 4 साल में 2 ट्रिप के लिए आपको एक्चुअली लीव एग्जेम्पशन मिलेगा। Exemption would be available to an assessee only if he exercises the option of shifting out of default tax regime. अगर वो डिफॉल्ट में जाएगा तो उसको लीव ट्रैवल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा लेना है तो तुमको ऑप्शनल में रहना पड़ेगा। अच्छा, जर्नी परफॉर्म बाय, अगर एयर में जाते हो कितना एग्जेम्पशन मिल सकता है? अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। बाय द शॉर्टेस्ट रूट माने तुम यहाँ से कोलकाता से मानो तुम मुंबई जा रहे हो, तो जिस टाइम पे तुम कोलकाता से मुंबई जा रहे हो सर, तो कोलकाता से मुंबई जाने का आप लोग अगर फ्लाइट चेक करोगे तो आपको बहुत सारा फ्लाइट मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई फ्लाइट कोलकाता से दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली से मुंबई जाएगा, और कोई अगर हो सकता है तो कोलकाता से डायरेक्टली मुंबई जाएगा। ऐसा फ्लाइट भी मिलता है। ठीक है, जैसे मुझे याद है 2021 में 22 में हम जा रहे थे कोयम्बटूर। ठीक है, तो कोयम्बटूर जाने के लिए मेरे को डायरेक्ट कोयम्बटूर का फ्लाइट कोलकाता से नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ऐसा फ्लाइट मिला जाने के टाइम पे, एक बार हैदराबाद में एक फ्लाइट रुकेगा, फिर हैदराबाद से एक दूसरा फ्लाइट लेना पड़ेगा, फिर जाके तुमको कोयम्बटूर का मिलेगा। आने के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि कोयम्बटूर से पहले बैंगलोर, फिर बैंगलोर से कोलकाता। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसा चेंजेस रहेगा, ठीक है, अगर मानो ऐसा फ्लाइट लेता हूँ कि कोयम्बटूर से दिल्ली, फिर दिल्ली से कोलकाता, तब तो लेंदी रूट हो गया। लेकिन अगर कोयम्बटूर से डायरेक्ट कोलकाता का मिल जाता है तो फिर ये शॉर्टेस्ट रूट का, तो वैसे शॉर्टेस्ट रूट के बारे में बात कर। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट माने
आपको सबसे फास्ट एंड सबसे कम दाम में कौन सा एरोप्लेन लेके जा रहा है, उस फेयर को बेसिकली एग्जेम्पशन के रूप में लिया जाता है। अब इसमें अलग अलग इकोनॉमी क्लास का अलग अलग फेयर हो जाता है कंपनी टू कंपनी, बट मोटा मोटी कॉन्सेप्ट इज दैट शॉर्टेस्ट रूट का फेयर क्या रहे, ठीक है। द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ईयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट, ये रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है। माने कोई अगर बिजनेस क्लास में जाएगा तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। फिर बोलते हैं कि अगर तुम परफॉर्म करते हो अपना लीव घूमने के लिए जाते हो सिर्फ रेल के थ्रू से, तो वह रेल सर्विस इज अवेलेबल, तो बोलते हैं कि अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। शॉर्टेस्ट रूट में फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का जो टिकट का फेयर होता है उससे ज्यादा तुमको कंपनी रिम्बर्स नहीं करेगा, माने एग्जामिशन नहीं देगा। और where rail service is not available, तो public transport does not exist। मानो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेल सर्विस अवेलेबल कर माने रेल सर्विस जहां नहीं है, और मानो वहां पर पब्लिक सर्विस नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, माने सरकारी बस ट्रेन नहीं है, क्या है फिर, प्राइवेट है। The amount equivalent to air conditioned first class rail fares by the shortest route as if the journey had been performed by rail। माने रेल लाइन नहीं है पर आप फिर बस में जाओगे, तो बस में जाओगे तो बस तो प्राइवेट वाला है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस नहीं है। तो फिर अगर आप बस में जाते हो तो बस का फेयर कुछ भी हो सकता है, पर आपको एग्जम्पशन मैक्सिमम एयर कंडीशन एयर फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर का जितना सामान है उतना ही मैक्सिमम मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो सिंपल है, नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर शॉर्टेस्ट रूट इन द प्लेस ऑफ डिस्टेंस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो फिर उसका जो भी डिलक्स क्लास या एसी का जो रेट है उतना मैक्सिमम आपको डिडक्शन सॉरी एग्जम्पशन मिल सकता है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। एयर के केस में इकोनॉमी होगा, रेल के केस में फर्स्ट क्लास, उससे ज्यादा तुमको मिलेगा तो वो टैक्सेबल, यानी उससे ज्यादा तुम खर्चा करोगे तो तुम्हारी पॉकेट से जाएगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्टेड। और 4 साल में आपको दो ट्रिप का ही अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, हाँ 2 ट्रिप, ठीक है। तो फिर वो तीसरा वाला ट्रिप अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 4 साल में 2 ट्रिप, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट आपको रिमेम्बर करना पड़ता है सर। एक्चुअली क्या है ना सर, इतना सारा टॉपिक है, अगर अब मैं आपको कोई भी टॉपिक स्किप करता हूँ मुझे भी लगता है कि भाई ये भी बोल दो वो भी बोल दो सारा बोल दो, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज मैं आपको बस बोलना चाहूंगा सर, कि आप लोग अगर पढ़ने का तरीका समझ जाते हो ना, अगर कोई पॉइंट मेरे से स्किप हो भी जाता है, ठीक है, अब इतना सारा क्लास देने के बाद भी सब पॉइंट क्लियर हो नहीं पाता, इसका मतलब क्या, कि अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो भी जाता है कम से कम आप खुद भी पढ़ के समझ लो कि भाई क्या है क्या मतलब। इसके लिए बस कुछ नहीं, आपको बस टैक्स पढ़ने का जो तरीका है वो जानना चाहिए। अगर आप तरीका समझ जाते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट यू मस्ट नो द तरीका, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था, अब चलो देखते हैं सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। सबाई क्वेश्चन बुझते पेरे छे? हाँ सर बोलो, सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. चलो, तो जब क्वेश्चन ऐसा हो तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, चलो लिखो आप लोग, मैं समझा रहा हूँ लिख लिख के और नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बताना हो रहा है। चलो आप लोग फटाफट करो, लिखने जाता हूँ तो बहुत टाइम लगता है, फटाफट सॉल्व करो। हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर बालाजी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। हेडिंग करो, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24। तो सबसे पहले आप एक काम करो सर, बेसिक सैलरी कितना होगा सर, आप लोगों को याद होना चाहिए। एक सेकंड होल्ड करो तो सर,
एक चीज करने से पढ़ाने में सुविधा होता है, मतलब वही चीज मैं सोच रहा हूँ। मतलब इसका एक दूसरा एक कॉपी अगर हो जाए ना तो मेरे को अच्छा है, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए 3 नंबर का। एक सेकंड, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऑफ करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, चलो अब थोड़ा सुविधा रहा, क्वेश्चन देखो और आंसर करो। स्क्रीन शेयर है ना सबको फिर से? हेलो, हाँ सर, स्क्रीन शेयर है या नहीं, बोलो। है सर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मिस्टर बालाजी यहाँ पर पहले 50,000 पर मंथ करके कितना तक, कब तक किया सर? अक्टूबर तक किया। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर का टाइम पीरियड कितना होता है? चेक करके देख लो सर, अब तो मुंह बोली हो जाना चाहिए। और फिर नवंबर से बाकी महीना, नवंबर से मार्च, ये हो गया आपका 5 मंथ्स। तो 7 महीना 50,000 करके काउंट करो, और 5 महीना 60,000 करके काउंट करो, है ना? 7 महीना 50,000 करके काउंट करो, और 5 महीना 60,000 करके काउंट करो, तो आपका टोटल कितना हो जाता है? 6.5 लाख। सर यहाँ तक ठीक है? बोलो सर, 6.5 लाख तक ठीक है? आज ये लोग आवाज ही नहीं कर रहे। शिल्पा तो एकदम चुप है। शिल्पा হচ্ছে না নাকি রে? না স্যার ए হচ্ছে। হচ্ছে। প্রিয়া, শালিনী, কণিকা, অভিজিৎ, আর্য, হচ্ছে তো নাকি হচ্ছে না? বুঝতে পারছিস না নাকি? নাকি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था सर? डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक, है ना? तो आपका बेसिक तो निकल गया सर। तो अगर आपको बेसिक पता है तो फिर क्या हो जाएगा डीए? 6,50,000 का 40% करो ना, 6,50,000 का 40% कितना हो जाता है? देखो तो 2,60,000 आता है कि नहीं, मुझे एक बार बताओ सर, कंफर्म करो। आ रहा है ना? 6.5 लाख का 40%, ठीक है, हो गया डीए। बोनस के बारे में क्या बोलता है क्वेश्चन ने? बोनस के बारे में क्या बोलता है? बोलते हैं बोनस इज इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन October 23 on basic salary plus DA applicable for that month। तो फिर हाँ, मैंने कहता है कि इसका जो बोनस का अमाउंट होगा, तो बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर। अक्टूबर में उसका सैलरी कितना था? 50,000। तो 50,000 का सैलरी था, 50,000 तो उसको बोनस के रूप में मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल ऑन दैट मंथ, माने 50,000 इंटू 40% कितना होता है? 2,000 टका। तो 50,000 प्लस 2,000 माने 52,000 उसका बोनस है। 52,000 उसका बोनस है। देखो 40% ऑफ 50, सॉरी 20,000, सॉरी 52 नहीं, 50,000 का 40% कितना होता है? 20,000 ना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया सर, मैंने गलत बोल दिया, मैंने 2,000 बोल दिया, सॉरी। 50,000 का 40%, 50K का 40% हो जाता है आपका 20,000। तो 20,000 उसको डीए मिलेगा,
मैंने डीए के रूप में मिलेगा और 50,000 उसको सैलरी मिलेगी, तो कुल मिला के 70,000 हो जाएगा उसका, इसलिए 70,000 यहाँ पर। बोलो सर, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अभी देखो ये लैंग्वेज कितना घुमा के दिया था। अब लोग बोलेगा भाई क्या बोनस कैलकुलेट करो, डायरेक्टली नहीं दिया सर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं बोला कि बोनस 70,000, सीधा बोल देता तो आप लोगों के लिए आसान होता, लेकिन इधर सीधा नहीं बोला, घुमा के बोला। बोले बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन अक्टूबर 23, तो अक्टूबर में सैलरी कितना था वो भी ध्यान रखना है। साथ में बोला प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर दैट, तो डीए तो 40% ऑफ बेसिक चल ही रहा था, तो उसी को लेना है। आशा करता हूँ ये बात भी समझ में आया। ठीक है, कोनो डाउट है कि डाउट रहने से बोल देना सर। अभी बोनस का कैलकुलेशन तो नोट बना के भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी दिखा सकते हो, जैसे ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। सर ये भी बड़ा आसान है, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। आप मुझे बताओ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय 16% ऑफ बेसिक, 16% ऑफ बेसिक। प्रोविडेंट फंड में कितना 16% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 16% कितना होता है, आपको पहले ये काउंट करना है। आरपीएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है सर, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट ना। प्रोविडेंट फंड का यस सर। सर सैलरी का वो नहीं बोल रहा हूँ सर बेसिक मैं। सैलरी तो है, हाँ बेसिक सैलरी का 12% ज्यादा टैक्स वो अच्छा रूल तो बेसिक डीए कॉट नहीं करना है, सॉरी सर, वो उसको करना चाहिए जब हम लोग एवरेज सैलरी निकालते, अभी इसमें नहीं चाहिए सॉरी। तो आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी जितना बोला है उसका 12% तक तुमको छूट है, एग्जेम्प्ट है 12% तक, तो 6.5 लाख का 12% तक छूट है, तो एक्स्ट्रा तुमको कितना मिला 4%, तो 6.5 लाख का और बट 4%, 4% 6.5 लाख का टैक्सेबल हो, तो 6.5 लाख का 4% हो जाता है 26,000, सही ना। 6.5 लाख का 4% हो जाता है 24,000, 26,000, सही तो। उसके केस में तो एग्जाम्पशन ही नहीं मिलता ना सर, वो तो कैलकुलेशन ही नहीं होता इसका। हाँ आरपीएफ में ये रूल है applicable। ये जो 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्प्ट होता है, ये 12% ऑफ सैलरी एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के केस में ही होता है। हाँ इन केस एक आदमी नहीं थी और बाकी कांग्रेस नहीं, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि सैलरी का कैलकुलेशन तुमको सिर्फ इसी केस में देखना होता है। ये देखो यहाँ पर एक नोट इसलिए दिया है, बोलते हैं कि इट इज अज्यूम दैट डीए डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग आरपी। ठीक है, आरपी कैलकुलेट करने के लिए हमें डीए को फॉर्म उसके अंदर कंप्यूट नहीं करना है, तो वो एजम्पशंस के मैंने डीए का आरपी पार्ट यहाँ पर नहीं दिया, ये चीज का एक नोट ये लोग दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली आपका बेसिक सैलरी जितना हुआ है, बेसिक सैलरी का 12% तक आपको छूट मिलता है, दैट इज 12%। इसके लिए 12% अगर आपको छूट मिलता है तो 4% एक्स्ट्रा जो है वो आपका टैक्सेबल होता है, तो ये 26,000 हो जाएगा आपका टैक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सर। मैंने 16% में एक्स्ट्रा 4% दिया ना, तो एक्स्ट्रा 4% तुमको टैक्सेबल हो जाएगा। आरपीएफ का ही सिंपल रूल फॉलो करना। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% तक छूट है, एक्स्ट्रा 4% टैक्सेबल है बेसिक सैलरी, तो 6.5 लाख मेरा बेसिक है, उसका 4% टैक्सेबल होगा, जो कि 26,000 आ गया। लिख लो सर, लिख लो। लिख रहे कि नहीं लिख रहे आप लोग? हाँ नहीं लिख रहे हैं, बना रहे हो ना, वही मैं पूछ बनाते जाओ कि সবাই লিখেছে করছে, আমি লিখছি না বলে বলছি एक्चुअली मुझे, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग बस बिना लिखे छोड़ दो, ऐसा नहीं मत करना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पी टैक्स। सर पी टैक्स के बारे में बोला है सर, 2,500 টাকা
प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली आपका होता है, उसमें से 2000 टका एम्प्लॉयर ने दे दिया आपके बिहाफ पे, तो एम्प्लॉयर आपको सुविधा दिया, तो एम्प्लॉयर सुविधा जो देता है ना वो टैक्सेबल होता है। तो सिंपल क्या करना होता है, एम्प्लॉयर का पूरा अमाउंट टैक्सेबल में डाल दो, एम्प्लॉयर का पूरा अमाउंट टैक्सेबिलिटी में डाल दो। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2000 टका पूरा पूरी चला जाएगा। बाकी जब आप बाद में प्रोफेशनल टैक्स का 16 सबसेक्शन 3 करोगे, उसमें से आप पूरा का पूरा अमाउंट माइनस करो। फिलहाल एम्प्लॉयर का अमाउंट को टैक्सेबल करना है, और जब बाद में सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 लगेगा ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन के लिए, तब आप उसमें पूरा का पूरा प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर सकते, पूरा का पूरा प्रोफेशनल टैक्स को आप माइनस कर सकते। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोटर कार सर। तो मोटर कार किसका है, एम्प्लॉयर का कार। हाँ सर, तो फिर हिसाब क्या होगा इसका? नवंबर महीने से दिया गया है यूज करने के लिए। 2400 टका करके लेंगे ना, 1600 से तो ज्यादा है, हाँ, तो 2400 टका करके कितना लेंगे? आज नहीं है, नवंबर से और सॉफ्टवेयर तो नहीं है उसका, नहीं। ड्राइवर नहीं है, तो सिंपल 2400 इंटू 5 करेंगे। हाँ 24 इंटू 5 करेंगे तो 12,000 टका टैक्सेबल मोटर कार का होगा। प्लीज एक बार रूल गो थ्रू करो, रूल जो मैंने ऑलरेडी लिखा है आप लोग। नहीं नहीं, तुम तो नहीं बोल रहे, बाकी लोगों को तुमने किया, मैं तो मुझे पता है, ठीक है। गाड़ी किसका ये चेक करना है, गाड़ी का ओनर किसका, सॉरी गाड़ी का खर्चा कौन चला रहा है ये चेक करना है, क्या ड्राइवर दिया कि नहीं दिया ये चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर नहीं पे किया है, तो बेसिकली इसमें सिंपल रूल फॉलो होगा। 1600 से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ, और अगर 1600 से कम है तो 1800 पर मंथ, और अगर शॉफर देगा तो 900 पर मंथ करके ऐड होता है। लेकिन ड्राइवर दिया नहीं है तो 900 ऐड नहीं होगा। और इसमें आपको और एक चीज चेक कर लेना चाहिए, मोटर कार में, मोटर कार कितना दिन के लिए यूज किया है सर? सर 1/11 से 31/3, 1/11 से 31/3 माने 31 मार्च 24, नवंबर से मार्च तक यूज किया गया। तो नवंबर से मार्च माने 2400 इंटू 5, 12,000 आपका टैक्सेबल मोटर कार का परक्विजिट होता है। सर ये 45,000 का कुछ नहीं करना है, ये तो बस दिया है खर्चा किया बोल के, आप इसके पीछे मत पड़ जाना। ये क्यूबिक कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक गाड़ी का कैपेसिटी जानने के लिए। बोलो सर, मोटर कार का कैलकुलेशन क्लियर हुआ सबको? अगर आप लोग मोटर कार का टॉपिक किसी ने मिस किया है तो मोटर कार का क्लास मेरे से लेके कर लो सर, मोटर कार का क्लास मिस मत करना, वो वाला बहुत वाइटल है। एक छोटा सा काम ही है, लेकिन वो छोटा सा काम किस केस में क्या होगा अगर नहीं जानोगे तो गड़बड़ कर दोगे। প্লিজ আমাকে একটু বলবি স্যার, সবাই বুঝতে পেরেছে মোটর কারের ক্যালকুলেশন? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके सर। अच्छा इसमें एक काम और करो सर, क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय दिया था ना, जिसमें वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन का, इसमें एक डॉटर था और 2 सन था, उसमें एयर टिकट का खर्चा था इकोनॉमी क्लास में। वही क्यों एग्जाम्प्ट होगा उसी के बारे में आपको एक नोट देना है, ठीक है। क्योंकि आप इसको, ये एग्जाम्शन होगा, इसमें 30,000 एडल्ट के लिए मिल रहा है और 45,000 3 बच्चों के लिए मिल रहा है। तो बालाजी इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जाम्शन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ। तो इसके बारे में ना आप एक छोटा सा नोट लिखो। क्योंकि वो रूल फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसको एक्चुअली कंपनी की तरफ से कितना मिला, एडल्ट के लिए 30,000 और बच्चे लोगों के लिए 45,000, तो कुल मिला के उसको मिला 75,000। तो आप बस इतना नोट दे दो कि मिस्टर बालाजी कैन अवेल एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ 75,000 reimbursed by the employer towards LTC. LTC माने लीव ट्रैवल कंसेशन, since the same was availed for himself,
his wife and 3 children, and the journey was taken by economy class airfare. The restriction imposed for 2 children is not applicable in case of multiple birth which take place after the first child. Actually 2 बच्चे लोगों का मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी का सेकेंड बर्थ में सेकेंड माने जन्म के टाइम पे, बच्चे लोगों का जन्म के टाइम पे किसी का अगर 2 बच्चा हो जाता है, ये तो कोई जानबूझ के नहीं करता ना। माने देखो उसका पहले एक 7 साल का बच्ची था, 7 इयर्स का एक डॉटर उसका पहले से था, सेकेंड टाइम जब उन लोगों का बच्चा हुआ है तो ट्विंस हो गया, सेकेंड टाइम पे ट्विंस हो गए। अब सेकेंड टाइम में ट्विंस होगा कि सिंगल होगा ये तो नहीं पता ना, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्रोमोसोम का खेल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि तब इनका बच्चा का संख्या कितना हो गया, इधर 1 और इधर 2, टोटल 3 हो गया। तो ऐसे केसेस में उनको मिल जाता है। लेकिन अगर माना उसको पहले ट्विंस था, फिर भी उसने एक तीसरा बच्चा लिया, ठीक है, तब थर्ड चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि तुमको तो पहले से पता है कि तुम्हारा ट्विंस है और तुम्हारा एलटीसी मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए एप्लीकेबल होता है, तो फिर तुम क्यों लिया? तो तीसरा बच्चे के केस में तुमको ये नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक चीज पूरा लिख लो, restriction imposed for 2 children is not applicable in case of multiple births which take place after the first child. It is assumed that LTC was able for journey within India. He is eligible to claim benefit of exemption 10 substitution fine since he has exercised the option of shifting out of default. ये बात भी लिखना पड़ता है कि क्योंकि उसने सेक्शन 10(5) तभी उसको मिलेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट कर रहा है। अगर डिफॉल्ट रेजिम में होता तो उसको ये नहीं मिलता। ये पूरा का पूरा 75,000 यहाँ पर उसको एग्जेम्पशन के रूप में अवेलेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा 75,000 उसको एग्जेम्पशन के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस इसके साथ इसका कोई कनेक्शन, इसके साथ इसका कोई कनेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 75,000 का ये नोट लिख लिया सर आप लोगों ने, ये लिख लो फिर आपको बता दो। सबाई लिखे थे? লিখছি স্যার। लिखो लिखो ताड़ाताड़ी लिखो। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग जज्बाती हो जाते हैं, भाई एलटीसी दिया है कुछ तो होगा, है ना। बात कुछ होने से नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस केस में क्या करना चाहिए। अगर ट्विंस नहीं होता तो फिर इन दैट केस मानो जो टोटल अमाउंट उनको बच्चे लोगों को मिला है तो फिर उनमें से जो तीसरा बच्चे के लिए जो होगा ना वो अमाउंट टैक्सेबल, हाँ बाकी के एक्सेंट रहता है, मैंने मैक्सिमम 2 बच्चे का ही मिलता। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। बेसिकली 2 बच्चे तक का रेस्ट्रिक्शन है, बट लेकिन इस केस में 2 बच्चे का रेस्ट्रिक्शन इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि इसको कैसे पता कि उसका सेकंड बच्चा का जन्म के टाइम पे 2 बच्चा जन्मेगा। फिर किसी का पहले भी 2 बच्चा है और उसके बाद वो तीसरा ट्राई किया है तो तीसरा बच्चा बन गया, तो फिर इसमें से तो फिर इन दैट केस उसको तो पता ही था कि मेरे को कंसेशन के टाइम पे 2 बच्चे का ही मिलेगा, तीसरे का नहीं मिलेगा, तब तुमको ये बेनिफिट मुश्किल में हो जाता है। पहले वाला अगर ट्विंस है तो नहीं, ओहो, लेकिन तुम सैलरीड पर्सन हो, तुमको एलटीसी मिलता है, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलता है, तो तुम्हारा पहला 2 बच्चा है, ट्विंस हो गया तुम्हारा, अब तुम थर्ड चाइल्ड के लिए क्यों गए? हाँ, लॉ के खिलाफ मतलब देखो हमारे देश में ऐसे कहीं पर भी लिखा नहीं है कि तुम तीसरा बच्चा नहीं लिख सकते, यानी गवर्नमेंट ने अभी तक रूल बना के इसमें कहीं पर भी नहीं बोला कि तुम तीसरा चौथा 5वां बच्चा नहीं ले सकते, ठीक है। चाहे भगवान के नाम पे ले लो, अल्लाह के नाम पे ले लो, ठीक है, चाहे किसी का भी देन बोल के ले लो, ठीक है। इस तरह का अभी भी रूल नहीं बना, पर ये बनना चाहिए। इसके बारे में मोदी जी रिसेंटली बात किया था। अब ये यूसीसी लागू करेगा तो इसमें भी कुछ बात बन जाएगा, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है ना तो फिर वो मल्टीपल मैरिज कम हो जाएगा, और मल्टीपल मैरिज कम होगा तो फिर बच्चा भी कम हो जाएगा। बहुत सारे धर्म में इजाजत है ना कि मल्टीपल मैरिज कर सकते,
है ना, 4 बीबी रख सकता है, चाहे किसी के धर्म पे हो। बात मैं धर्म से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सबका धर्म अपना अपना है, बट यहाँ पर देखना पड़ेगा मैंने यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, गरीबी बढ़ जाता है। ठीक है, लोग सिर्फ धर्म में लिखा है बोल के कुछ भी, समय के साथ साथ चीजें बदलते हैं, सिचुएशंस बदलते हैं, इंसान को भी बदलना चाहिए। इसमें बात बात में धर्म का दुहाई देके, ठीक है, आज से जैसे ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन नहीं है, कनाडा में पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर जाके तुम एक क्या 10 शादी करो और हर एक के साथ 10-10 बच्चा पैदा करो, गवर्नमेंट तुमको उल्टा बच्चा पैदा करने का पैसा देगा। आप समझ नहीं रहे सर, ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर तुम मैंने वहां पर भी शादी का अपना रूल है, ठीक है, लेकिन वहां पर ज्यादा बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इंडिया में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होगा, तो फिर इंडिया जैसा कंट्री में ये चीज होना ही नहीं चाहिए। अब उसमें तुमने बिना बात का धर्म भगवान अल्लाह जो भी है, अब बिना बात का खींचो मत इसको, एकदम ना लाठी बना के। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स अगर ना होता ना, तभी इमीडिएटली बंद हो जाता है ये सब चीज, क्योंकि सबका डर है कि भाई जिनके अगेंस्ट में जाएगा वो हमको वोट नहीं देगा, भाई तुम करो पैदा हमको वोट देते जाओ। ये सब चक्कर हो जाता है सर। वही सर, एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को बंद किया ना, इवन पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी ट्रिपल तलाक नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक क्या कर? मैंने ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम किसी को भी 3 बार तलाक 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 बोलोगे तो तलाक हो जाओगे। तो बेसिकली तो ये कभी किस जमाने में कब बना था वो तब का बात है। आज की डेट में वो इवन व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल के तलाक हो जाता है, मतलब नहीं है ना सर। मैंने दाद देना पड़ेगा उस औरत को जिसने PIL फाइल किया था, सायरा बानू, जिसने हैदराबाद का एक लड़की है, उसने ये केस लड़ा था। ये कोई सरकार ने नहीं किया, मुस्लिम समाज का औरत ने ही इस केस को लड़ा। सरकार ने उसमें मैंने सपोर्ट दिया मैंने, हाँ ये होना चाहिए, बात तो सही है ना, ट्रिपल तलाक। हाँ, कोर्ट तो चीज को समझ रहा ही था, लेकिन क्या है ना, लोगों का धार्मिक भावना को बिना बात का सामने ला देता। ये कुछ नहीं है, पॉलिटिकल नेता लोग, जैसे एक नेता है हैदराबाद में अश्वुद्दीन वैसी बोल, ठीक है, वो उसका पार्टी का नाम है AAMIM बोल। वो बिना बात का ना लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को भड़काता रहता है कि ये हिंदू लोग तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, ये हिंदू लोग तुम्हारा ये कर देगा, तुम्हारा वो बिगाड़ देगा। और उन लोगों को ना मैंने कहा अपडेट होना चाहिए, उनको सिर्फ बैकडेटेड बात करता है, और जब वो बोलता है ना, मैं उसका भाषण सुनता हूँ, वो आंख बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकली जीतने के लिए लोगों को गुमराह कर, ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक बना रहे और उनका MP का पोस्ट बना। चलो छोड़ो, बातचीत अलग लेवल पे चला गया। नोट लिख लिया सबने? गप्पे सुनाते टाइम भी मिली। सो हो गया सर, इसलिए यहाँ पर हम लोग लीव ट्रैवल कंसेशन को नहीं देंगे बस, और कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है, बस आपको कंप्यूट करने बोला था। 7 पॉइंट दिया था, 7 पॉइंट में क्या करना है यू मस्ट नो, बस हो गया। ग्रॉस सैलरी बन जाएगा 10,20,000, डिडक्शन दे दो अंडर सेक्शन 16 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स 16 सबसेक्शन 3 में। आपका P टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया था 2,000, एक्चुअल में पेमेंट था 2,500 का, तो आप P टैक्स 2,500 ही डिडक्ट करोगे, 2,000 नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको एक्चुअली P टैक्स में पूरा बेनिफिट ही मिलेगा, भले ही आपका एम्प्लॉयर ने जो दिया था वो आपने यहाँ पर टैक्स कर दिया ना, वो ठीक है, लेकिन आपको जब डिडक्शन मिलेगा पूरा को ही डिडक्ट कर सकते। तो 52,005, चाहो तो इसके बारे में भी एक नोट दे सकते, इसके ऊपर भी एक नोट लिख सकते हो छोटा सा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 बोलता है perquisite include any sum paid by employer in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by the assessor. Therefore, P tax of 2,000 paid by employer is taxable as perquisite in the hands of Mr. Balaji. As per section 16(3), a deduction from salary is provided on account of tax on employment, that is professional tax, but during the year.
Therefore, in the present case, P tax by the employer on behalf of employee 2000 is first included in the salary and deduction of entire P tax 2500 is provided from salary ताकि डबल टैक्सेशन। अब इस तरह से भी एक शॉर्ट नोट चाहो तो दे सकते, अदरवाइज इसका नोट देने का जरूरत, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है तो मैं भी एक्सप्लेन कर दिया। हो गया, टैक्सेबल सैलरी हो गया आपका 9 लाख। नहीं, एग्जाम में भी जरूरत पड़ने से देना पड़ता, हाँ एटलीस्ट वो पॉइंट पे नोट्स देना पड़ता है जो पॉइंट्स बेसिकली, जैसे कि अभी एलटीसी में, अब एलटीसी तुमने क्यों स्किप किया तो उसका नोट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम के स्टूडेंट के पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं है, इवन एग्जाम में भी एग्जामिनर को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट देना पड़ता है। ये जो सी नोट 6, सी नोट 4, ये तुमको क्या लगता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है कि ताकि तुम पढ़ने के टाइम पे समझो? नहीं, एग्जामिनर को भी बताना पड़ता है। जैसे मानो यहाँ पर जो बोनस का कैलकुलेशन है, ये मानो तुमने यहाँ पर डायरेक्टली 70,000 लिख दिया तो वो नोट देख के एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि 70,000 कहाँ से आए। आरपीएफ का कैलकुलेशन जिसको हम लोग नोट बोलते हैं या वर्किंग नोट भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। बेसिकली जो पॉइंट आपको लग रहा है कि ये पॉइंट सीधा आंसर नहीं है, घुमा हुआ आंसर है, क्यों ले रहे क्यों नहीं ले रहे, इसके पीछे कुछ कारण है, और अगर कारण तुम वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते फॉर्मेट में तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट या नोट देके बोलना पड़ता है। अगर कैलकुलेशन होता है तो वर्किंग नोट बोलते हैं, और अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है तो नोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से करने का तरीका। ठीक है, तो नंबर कट सकता है, नंबर काटेगा। जैसे एलटीसी का तुमको बिल्कुल देना चाहिए इस पूरा क्वेश्चन में, एलटीसी एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट था। तुमने एलटीसी को क्यों नहीं लिया, अचानक से क्यों नहीं लिया, तो रीजन बताओ क्यों नहीं लिया, है ना? मोटर कार का मानो तुमने वर्किंग नोट किया तो दिखाओ वर्किंग नोट बोल के, एग्जाम पेपर के ऊपर ही लिखा रहता है योर वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, डोंट टेक इट एज ए रफ, लिखा रहता है क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा रहेगा पेपर में, योर वर्किंग इज पार्ट ऑफ योर आंसर। तो तुम वर्किंग को रफ वर्क की तरह नहीं, नहीं मैंने पीछे किया है ऐसा नहीं चलेगा, क्या वर्किंग किया दिखाओ। दिखे, हाँ नहीं कर, वेरी गुड, ठीक है, ये चीज एकदम एकदम फॉलो होनी चाहिए। ठीक है सर, तो एक काम करो सर, एक प्रैक्टिसिंग आइडिया आप लोगों को मिल गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग इस पूरा हफ्ते में सैलरी रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है, इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक पूरा पीडीएफ बना के भेजता हूँ, आप लोग घर में बैठे बैठे सॉल्व करने का ट्राई। ठीक है, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं उसका आंसर शीट भी दे दूंगा। ठीक है, अब उसका आंसर भी चेक करो, कोई डाउट रहेगा किसी पॉइंट पे तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीक तो शायद नहीं हो पाएगा क्लास, बिकॉज मैं 2-3 दिन के लिए थोड़ा बाहर रहूंगा, तो जैसे मैं आऊंगा तो एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, या फिर जैसे होगा उस हिसाब से नेक्स्ट वीक से न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, और सैलरी और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को रेडी करो, सैलरी एंड बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में मैं टेस्ट हूँ। जिनका बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स लाइव में नहीं हुआ है वो मेरे से बैकअप लिंक ले लो और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को रेडी। मैं जाऊंगा 3-4 दिन के लिए, मैं देके जाऊंगा, आप लोग बैठे बैठे सारा कंप्लीट करके रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर मैम नहीं है तो हम लोग पढ़ाई बंद करके ये करें। ठीक है, ठीक है सर, ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছে তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটাই রাখলাম, টাটা তাহলে। স্যার শনিবারে ক্লাসটা হবে তো বেসিক্যালি? শনিবার দিনটা হবে, শনিবার দিনটা হবে, মোস্ট প্রবলি হবে, যদি বাই চান্স কোনো কারণে নিতে না পারি তাহলে আমি বলে দেবো। আমি রবিবার দিন বেরোচ্ছি, এখন ঠিক মানে এখনো ফাইনাল হয়নি, দেখা যাক কি। ঠিক আছে টাটা, Bye, sir. Thank you. বাই স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার।